नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी ला चुकी हूँ दोस्तों, जिसमें हमने पहले पार्ट में फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, दूसरे पार्ट में हमने रिट्स की यानी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाने वाले लेखों की बात की थी। तो अगर आपको नहीं पता इन दोनों टॉपिक्स के बारे में तो आप हमारी वो दोनों वीडियोज़ को कंसिडर कर सकते हैं। आज का ये थर्ड पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे दोस्तों डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करेंगे, प्लस हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, और इन दी एंड हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में होता क्या है फ़र्क। तो अभी छोटा सा आइडिया मैं आपको दे दूं कि डीपीएसपी आपके वो अधिकार है जो फंडामेंटल राइट से अलग होते हैं, जो आपके ऑर्डिनरी अधिकार होते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डीपीएसपी होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों कि हमें वोट देना है। हम वोट किसको देंगे? एक ऐसे व्यक्ति को देंगे जिसका हम पहले चेक करेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उसने कोई क्राइम तो नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। फिर हम देखेंगे कि उसकी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो लेके आई है यानी कि जो घोषणा पत्र लेके आई है उसमें क्या क्या चीज़ें की घोषणाएं हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टी अपने घोषणा पत्र में कर देती है ताकि वो वोट ले सके। हम उसके घोषणा पत्र से प्रभावित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और भाई हम उनको दे देते हैं वोट। जब वो पार्टी वोट मेजोरिटी ऑफ वोट ले लेती है तो वो पार्टी जब जीत जाती है तो पावर में आने के बाद हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो तो उसने कूड़े के ढेर में डाल दिया। मैनिफेस्टो में जो वादे की थी उसने तो वो पूरे किए ही नहीं। ये क्या हुआ? ये तो जनता के साथ धोखा हुआ। हमारे अधिकार थे भाई, उसमें कई चीज़ें थी जो हमें मिलनी चाहिए थी, इसलिए तो हमने तुम्हें वोट दिया, लेकिन तुमने तो उन पर पानी फेर दिया। तुमने तो माना ही नहीं उनको कुछ भी, कूड़े के ढेर में और फेंक दिया। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम से दूर जाने के लिए हम क्या करें? क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते पार्टी को उसके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम करने के लिए। क्यों हम कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों जो मैनिफेस्टो है वो डीपीएसपी को ध्यान में रख के बनाया गया है, और डीपीएसपी आपके नॉन जस्टिफाइबल होते हैं, लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते। तो भाई ये डीपीएसपी है क्या, क्या बला है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो डीपीएसपी आर द प्रिंसिपल्स दैट डायरेक्ट द स्टेट व्हेन इट मेक्स पॉलिसीज फॉर इट्स पीपल। ठीक है, तो ये दीज आर लाइक गाइडलाइंस फॉर द स्टेट, यानी कि डीपीएसपी जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए हैं संविधान में जो सरकार को बताते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनमें आपके जो आपकी जो स्टेट है उसके लोग ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और आपको इन चैलेंजेस को ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डीपीएसपी में लिखे हुए हैं और इन्हीं के बेसिस पे सरकार पॉलिसी बनाती है। तो दीज आर द गाइडलाइंस जिसको ध्यान में रख के सरकार पॉलिसी बनाती है। और क्योंकि ये सिर्फ गाइडलाइंस है तो ये नॉन जस्टिफाइबल है। नॉन जस्टिफाइबल मतलब चाहे पार्टी आपको कितना ही धोखा दे दे, मैनिफेस्टो में कुछ कहा, हकीकत में कुछ करके दिखाया या नहीं करके दिखाया, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप डीपीएसपी को एनफोर्स करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो भी हम लोग उसके कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिफाइबल होता है और डीपीएसपी होता है। दिस प्रोविजन वाज बोरोड फ्रॉम आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी लिया था। और ये क्या है? ये आर्टिकल 36 से 51 में है, संविधान के भाग 4 में। पार्ट 3 में क्या है? यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी है तो यू कैन आंसर एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने क्या जाना? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस हैं जो कि नॉन जस्टिफाइबल है, ये हमने आयरलैंड से बोरो की है और ये संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में है। आई होप दोस्तों आपको अभी तक इतना समझ में आया होगा। अब बात यह है दोस्तों कि नीड क्या है, जरूरत क्या पड़ी जब ये गाइडलाइंस हम लोग एनफोर्स नहीं करवा सकते तो उनकी क्या जरूरत पड़ी? तो दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि बहुत ज़्यादा टर्मोइल की सिचुएशन थी। पाकिस्तान अलग एक देश बन चुका था, हिंदुस्तान का बंटवारा हो चुका था, हिंदू और मुस्लिम्स में हारमनी नहीं थी, पीस नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, इलिटरेसी दुनिया भर की थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास संसाधनों की बहुत कमी थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे।
तो इन चैलेंजेस को पार पाने के लिए जो क्या ज़रूरत था दोस्तों, कुछ सर्टेन पॉलिसीज़ की ज़रूरत थी, ऐसी पॉलिसीज़ जो हमें मदद करे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है। तो वही पॉलिसीज़ बाद में चल के डीपीएसपी कहलाई। Therefore some guidelines were incorporated in the constitution, कुछ गाइडलाइंस बनाई गई और वो जो थी लीगली एनफोर्सिएबल नहीं थी, नॉट मेड लीगली एनफोर्सिएबल। तो डीपीएसपी हमारे क्या होते हैं, ये लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते। अब अगर मैं बात करूँ कि डीपीएसपी में मेनली होते क्या हैं, तो 3 चीज़ें मेनली डीपीएसपी में होती है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट, ठीक है, कि भाई हमारे स्टेट का बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा स्टेट सबसे अच्छा होना चाहिए, ये हमारे गोल्स है, और इसको पूरा करने के लिए कौन काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये डीपीएसपी है। सर्टेन राइट्स जो इंडिविजुअल एंजॉय करता है अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे इंडिविजुअल राइट्स भी आप इनको कह सकते हैं। दूसरी बात, सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट व्हाइल मेकिंग लॉज, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इनके गोल्स की। तो डीपीएसपी के गोल क्या होते हैं? गोल यहाँ पे मैंने 5 गोल्स मेंशन किए हुए हैं। पहला है लोगों का भलाई, दूसरा है 3 तरीके का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सिर्फ 3 तरीके का जस्टिस इंश्योर करना है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर कोई बीपीओ यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है तो सरकार उसकी मदद करे ताकि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर चला जाए, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, हर किसी तक रिसोर्सेज की पहुंच हो। और लास्ट है कि पीस, इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी की स्थापना करना, ये जो है आपके डीपीएसपी के गोल है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं। पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, तीसरा है कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, चौथा है स्लटर करना यूजफुल कैटल को, उस पर बैन लगाओ भैया, लास्ट है कि विलेज पंचायत को प्रमोट करना। तो ऐसी कई चीज़ें आपने देखा होगा कि अल्कोहल पे बैन की बात ये करता है, लेकिन अल्कोहल पे तो बैन है ही नहीं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अल्कोहल पे आप देखते होंगे कि कोई बैन नहीं है। वहीं अगर आप बिहार में देखते होंगे तो वहाँ पे तो बैन है। एक स्टेट में बैन है, दूसरे में बैन नहीं है। तो ये क्या है, मुंबई में बैन नहीं है अल्कोहल, नहीं सॉरी महाराष्ट्र में बैन नहीं है अल्कोहल, तो एक स्टेट में अल्कोहल बैन है, दूसरे में बैन नहीं है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक बैन जो है ये डीपीएसपी का हिस्सा है और डीपीएसपी लीगली एनफोर्सिबल नहीं है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है कि वो कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों और भी ज़्यादा आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, तो और भी ज़्यादा प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हर किसी को एडिक्वेट लाइवलीहुड मिलना चाहिए, पर्याप्त आजीविका मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हमारे जो अधिकार है वो होने चाहिए, आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए हमारा। राइट टू वर्क, कई जगहों पे हम देखते हैं ये होता है। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, लेकिन कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। राइट टू वर्क हमारा अधिकार है भाई, हमें जिंदा रहना है, हमारा अधिकार है, काम करने का अधिकार है, हमें काम दो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देगी तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर नॉट एनफोर्सिबल। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये तो थी दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंडिविजुअल की ड्यूटी होती है। इनको कब ऐड किया गया था? 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इसको ऐड करवाया था, ठीक है। संविधान के पार्ट 4 में आपके डीपीएसपी है और 4A में आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। पार्ट 4 में डीपीएसपी है और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है 51A। इस आर्टिकल 51A में 11 पॉइंट्स हैं और वो 11 पॉइंट्स ही आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इनिशियली 10 थे लेकिन बाद में एक और ऐड कर दिया गया तो वो 11 हो गई, ठीक है। ये भी नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। जैसे स्टेट की ड्यूटीज़ होती है वैसे ही आप लोगों की भी कुछ ड्यूटीज़ होती है और ये नॉन एनफोर्सेबल है। जैसे आप सरकार
ने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में जो भी घोषणा की थी उसको पूरा नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से यदि आप लोग अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं निभाते हैं तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज बोथ आर नॉन एनफोर्सिबल इन नेचर। ठीक है, द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज नॉट चेंज द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो भाई साहब बहुत ही अलग है, वो तो अल्टीमेट है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज उनको कोई अफेक्ट नहीं करता है। एज अ सिटीजन दोस्तों, माना कि सरकार हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकती फंडामेंटल ड्यूटी करने के लिए, लेकिन एज अ सिटीज़न हम लोग इंडिया में रहते हैं, नमक खाया है हमने इंडिया का, तो हम इंडिया के लिए ड्यूटी करना हमारा मोरल एथिक्स का हिस्सा है, मोरल कर्तव्य है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना, हमारी कंट्री को डिफेंड करना। कभी भी मान लो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से हमारी मुसीबत और बढ़ जाए तो अगर ज़रूरत पड़े तो आगे बढ़ना चाहिए। हारमनी प्रमोट करना, पीस एंड हारमनी, और अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने, कुछ मोरल ड्यूटीज़ हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें करनी चाहिए, बिकॉज हम अपनी उसी कंट्री का हिस्सा है, हम उसको बर्बाद नहीं होने दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है दोस्तों कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य ये है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं संविधान ने आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हर इंडियन को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हर इंडियन को इंडिया ने फंडामेंटल राइट दिए हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। तो क्या हर इंडिविजुअल का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो इंडिया को बदले में कुछ दे, इंडिया का भला करे और उसके लिए वो अपनी ड्यूटी निभाए। तो वही है दोस्तों कि मोरल ऑब्लिगेशन है ये, कि इन अदर वर्ड दीज आर डिफाइंड एज मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑल सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट अ स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड अपहोल्ड द यूनिटी ऑफ इंडिया। भाई साहब, पैट्रियोटिज्म की स्पिरिट को बढ़ाएं और भारत में यूनिटी की भावना को बढ़ाएं, ये ही मेन एम है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, ये हिंदी में है। डिफरेंस क्या है, अब बात करते हैं दोस्तों, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का एम वगैरह सब कुछ हो गया, तो अब बात करते हैं दोस्तों डिफरेंस क्या है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स क्या है दोस्तों, नेगेटिव होते हैं नेचर में। क्यों नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये सरकार को रोकते हैं, ये उस पर लिमिटेशन लगाते हैं कि भाई यहाँ पे आके हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो आप ये कानून ऐसे नहीं बना सकते। तो ये क्योंकि सरकार की शक्तियों पे लिमिटेशन लगाते हैं इसलिए नेगेटिव है। दूसरी तरफ एक और बात करूँ तो मेनली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स। फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है, ये सिटीजन्स के लिए एसेंशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये संविधान के पार्ट 3 में है और लीगली एनफोर्सिएबल है फंडामेंटल राइट्स। इनका एक्सप्लॉइटेशन हो गया तो फिर आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। और ये कैसी डेमोक्रेसी स्थापित करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। वहीं अगर मैं डीपीएसपी की बात करूँ तो पॉजिटिव होता है नेचर में, क्योंकि ये सरकार को बताता है कि आपको इन पॉइंट्स पे कानून बनाना है। वो कानून बनाने से मना करता है, वो कानून बनाने को हाँ करता है। एंश्योर द वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, ये इंडिविजुअल के लिए है, वो एंटायर सोसाइटी के लिए है। ठीक है, ये क्या करता है, ये गाइडलाइंस की तरह एक्ट करता है। ये तो एसेंशियल है, तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये गाइडलाइन है, सरकार की मर्जी, मानने चाहे ना मानने, भैया आप कुछ नहीं कर सकते। ये संविधान के पार्ट 4 में है, वो पार्ट 3 में है। ठीक है, ये लीगली एनफोर्सिबल नहीं है। सरकार ने नहीं किया अपना डीपीएसपी तो क्या हुआ, आप एनफोर्स नहीं करवा सकते उसको। और ये सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, और इनके बीच में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है और इनके बीच में फ़र्क क्या होता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट की, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार जो था ना दोस्तों, पहले हमारा फंडामेंटल राइट था। तो फंडामेंटल राइट क्या होता है फंडामेंटल राइट तो वो वाला अधिकार होता है जो व्यक्ति को किसी भी सूरत में मिलना चाहिए। अगर आज़ादी का अधिकार है तो हर व्यक्ति के पास आज़ादी है, चाहे अमीर से अमीर हो, चाहे गरीब से गरीब हो, बच्चा बूढ़ा हो, हर किसी के पास आज़ादी है। अगर इसी तरीके से राइट टू प्रॉपर्टी भी हमारा फंडामेंटल राइट था। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें दोस्तों, तो राइट टू प्रॉपर्टी, अगर हर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलने का अधिकार है तो 130 करोड़ लोगों की आबादी है। सरकार के लिए कितना मुश्किल हो जाता दोस्तों आज के टाइम में, अगर राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट होता तो 130 करोड़ लोगों को प्रॉपर्टी देना कितना बड़ा अधिकार हो जाता, कितनी ज़्यादा फाइनेंशियल
बर्डन आ जाता है सरकार के ऊपर और कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कि हर साल जनसंख्या बढ़ रही है तो हर साल नए घर बनते, हर साल हर व्यक्ति के लिए, तो बहुत मुसीबत हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों कि फंडामेंटल राइट है ये हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी मान लो, तो इस जगह पे मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस जगह पे। अब दूसरी बात ये है कि सरकार को ये हक है कि लोगों की भलाई के लिए वो कोई प्रोजेक्ट अगर बना रही है तो उस प्रोजेक्ट में कोई भी पर्सनल लैंड अगर किसी की आ रही है तो सरकार उसको एक्वायर कर सकती है। अब यहाँ तो मेरा घर था, सरकार ने हाईवे बनाना था, हाईवे के बीच में मेरा घर आ रहा था, सरकार ने मेरा घर ले लिया। अब मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं रही, भाई मेरा तो फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, ये मेरे को तो प्रॉपर्टी चाहिए। क्या किया सरकार ने, मुझे पैसे दे दिए, पैसे नहीं चाहिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी यहीं पे चाहिए मुझे, मेरा फंडामेंटल राइट है ये। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती दोस्तों, सरकार को डेवलपमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती। तो इन दिक्कतों के समाधान के लिए क्या किया, 1978 में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तो 44th अमेंडमेंट लेके आई। कब, 1978 में। और फंडामेंटल राइट की लिस्ट में से इस भाई साहब को निकाल के कहाँ रख दिया, आर्टिकल 300A में, और क्या बना दिया, लीगल राइट। और अभी क्या है हमारा, सिंपल अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास है, लेकिन हमारे ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यू लाइक द टीचिंग्स ऑफ आवर वीडियो। Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. Most importantly, stay home, stay safe. God bless you all. Jai Hind.